तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ये क्लास 10th का जीव विज्ञान, ठीक है, भारतीय भवन का है। लेसन 1 जैव प्रक्रम। इसमें आपको प्रश्न उत्तर कराया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया था सर कि प्रश्न उत्तर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही हैं, आंसर नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उस कमेंट के लिए, कमेंट के ज़रिए की वजह से इस कमेंट को स्वीकार करते हुए मैंने लेसन 1 का यानी भारतीय भवन क्लास 10th 2026 बोर्ड के लिए भी ये बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ला दिया हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आपके बोर्ड से रिलेटेड यानी कि एग्जामिनेशन जो बोर्ड होता है ना, उससे बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाया जाएगा। आपका स्वागत है एजुकेशन क्लासेस 7857 में। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप जब किताब खोलिएगा ना भारतीय भवन का, तो भारतीय भवन किताब में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो प्रश्न पहला कह रहा है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो लिखा है कि जीव शरीर के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रिया जिसका होना शरीर के लिए क्या आवश्यक है, जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि धरती पर समस्त जीव हैं, उन जीवों के अंदर कुछ न कुछ क्रिया होती है। उन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो आवश्यक जो होता है, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, वह जैव प्रक्रम के माध्यम से मिलती है। जैव प्रक्रम के माध्यम से क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। सभी जीव क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए किसी न किसी जीव पर डिपेंड रहते हैं, किसी न किसी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और किसी न किसी आवास यानी घर पर निर्भर रहते हैं। तो यही होता है ना कि जैव प्रक्रम उन सभी क्रियाओं का संयुक्त रूप है जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीवों का बचाव होता है। वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन, चलते हैं 2 नंबर पे। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जिन जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। याद रखिएगा, जिन जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होगा उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे कि मान लीजिए एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हो सकता है अमीबा पैरामेसियम। और बहुकोशिकीय में जैसे मानव हो सकते हैं, बंदर हो सकते हैं, गाय हो सकते हैं, ईटीसी वगैरह हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ना, कह रहा है कि उनके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता के जो पूर्ति होता है वह विसरण क्रिया से क्यों नहीं होता है। ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि बहुकोशिकीय जीव यानी आप में और हमारे अंदर जो हो रहा है, हमारे या जीव जंतु या आपके अंदर कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, हम सांस जो लेते हैं, कह रहे वो सांस लेना विसरण क्रिया द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। तो लिखा है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन अधिक ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चूँकि जानते हैं कि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, और बहुकोशिकीय जीव के अंदर क्या होता है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि जिससे सिर्फ फेफड़ा ही पूरा कर सकता है, इसीलिए विसरण द्वारा क्या होता है, पूरा नहीं हो सकता। अगर देखिए विसरण का अर्थ होता है ना कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके क्या होता है, उनके अंदर जो होता है ना विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है। देखिए उनका शरीर तो एक कोशिका से बना हुआ है। चूंकि उनका शरीर एक कोशिका से जब बना है तो उनका शरीर तो एकदम नॉर्मल होगा, एकदम छोटा होगा, बारीक होगा, जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। तो उनका जब शरीर छोटा है तो उनके अंदर क्या होता है, विसरण क्रिया से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। चूँकि हमारा शरीर बड़ा है, जानवरों का शरीर बड़ा है, तो चूँकि बहुकोशिकीय जीवों के लिए क्या होता है, बहुत सारे ऊर्जा की आवश्यकता के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए क्या होता है, जीवों के अंदर फेफड़ा की आवश्यकता होती है। इसीलिए याद रखिए बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, विसरण क्रिया से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। क्यों कह रहा है कि उनमें क्या अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पे, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन सी है। पोषण का अर्थ होता है ना भोजन को प्राप्त करना। पोषण देखिए मान लीजिए हम लोग भी भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन प्राप्त करते हैं। करके जीव जो होते हैं, देखिए पेड़ पौधे भी जीव है और मानव भी जीव है। समस्त धरती पर जो भी जीव भोजन करते हैं वो सब के सब जीव कहलाते हैं। तो कह रहा है कि जीवों के अंदर यानी पोषण करने की कितनी विधियाँ होती है। पोषण का अर्थ क्या होता है, पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करना वो पोषण कहलाता है। याद रखिएगा,
पोषक तत्वों को उपयोग कर उनका ग्रहण करना, यानी कि उसका ग्रहण करके उसका उपयोग करेंगे अपने जीवित रहने के लिए, वो सब पोषण कहलाता है। पोषण की दो विधियाँ होती है, स्वपोषण, परपोषण। चूँकि आपने लेसन जब पढ़ा होगा तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और जो स्टूडेंट लेसन नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी, एजुकेशन क्लासेस 7857 पर, उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे अभी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, मेरी कोशिश रहेगी कि इसी में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें आपको। लिखा है कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। देखिए हरे पौधे का अर्थ होता है, देखिए जो भी समस्त धरती के जितने भी जीव होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। याद रखिएगा, पोषण दो ही विधि से होता है, स्वपोषी, परपोषी। लेकिन हरे पौधे जो होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, स्वपोषण। स्वपोषण का अर्थ होता है कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकें, ठीक है ना, उसी को कहते हैं स्वपोषी। ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है ना, आपसे कुछ मांगने नहीं जाएंगे। ये पेड़ पौधा क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल आदि के माध्यम से खाना को तैयार कर लेते हैं। लेकिन हम जो होते हैं ना, मनुष्य या जानवर जो होते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड रहता था, जो दूसरे पे डिपेंड उसी को कहा जाता है परपोषी। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि। देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा था, पौधों में पोषण की। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर चलेंगे, करेंगे जीवों में। देखिए पेड़ पौधा भी जीव है और जंतु भी जीव है, ठीक है ना। याद रखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, जंतु भी जीव है, ऊपर पेड़ पौधा भी जीव है। उसको ऊपर लिखा है कि जीवों में 3 नंबर के, जीवों में पोषण की कितनी विधियाँ होती है, कितनी होती है, 2, स्वपोषी, परपोषी। तो स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, परपोषी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलेंगे 6 नंबर पे, 3 प्रकार की परपोषी विधियों का नाम लिखे। देखिए याद रखिएगा, पोषण की 2 विधि होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। याद रखिएगा पोषण की कितनी विधि, 2 विधि, स्वपोषी, परपोषी। लेकिन परपोषी की कितनी विधियाँ होती है, 3, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये चीज़। अब लिखा है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रसायन। एग्जाम देखिए क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन, ये किसी भी बोर्ड, यानी कि मान लीजिए कि बिहार हो या यूपी हो, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसको एक समीकरण द्वारा दर्शाइए या व्यक्त कीजिए। तो होता है समीकरण क्या चीज़, 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, उसके बाद से रहेगा एरो के चिन्ह। देखिए यानी कि याद रखिएगा कि जब भी कोई पेड़ पौधा खाना बनाते हैं ना, तो पेड़ पौधा खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, 6 को कार्बन का इस्तेमाल करेंगे, 12 को पानी की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, सूर्य के प्रकाश लेंगे, क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल का पेड़ पौधा खाना बना ही नहीं सकता है। ये चारों पदार्थ यानी CO2, जल और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 को आवश्यक पदार्थ है जिनके उपयोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा खाना बनाने में करते हैं। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा, 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, इसका उपयोग करके एरो का चिन्ह डालेंगे, फिर क्या होगा, C6H12O6, यानी ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, फिर जल बनता है, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पेड़ पौधा क्या करते हैं, फिर वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग सांस लेते रहते हैं। क्वेश्चन लिखा है 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या निकलता है। चूंकि अभी मैंने ऊपर दिखाया था, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है ना, तो उत्पाद के रूप में पेड़ पौधों में 2 चीज़ निकलते 3 चीज़ें। 3 चीज़ में जो आपका है ना वहाँ पे C6H12O6, वो पेड़ पौधा अपने आवश्यक। देखिए ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं, कोशिकीय ऊर्जा, कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता क्यों है, ताकि उनके अंदर ऊर्जा बने, ग्लूकोज बने, उससे वो उपयोग करके वो अपने आप को जीवित रख सकें। उसी प्रकार हमारे अंदर भी क्या आता है, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ग्लूकोज बनता है हमारे अंदर, जब भोजन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, याद रखिएगा। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज को रख लेते हैं, पानी को, और पानी की मात्रा देखिए 6H2O लिखा, 6O2 लिखा है ना, इसको क्या करते हैं, इसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश क्रिया में क्या उत्पाद बनता है, तो जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। H2O कितना बनता है, H2O, तो H2O बनता है कितना, 6H2O। ऑक्सीजन कितना बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है कितना, 6O2, याद रखिएगा। लिखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में ही क्यों होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सबसे बेहतर क्वेश्चन पूछा है ना कि प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कह रहा है कि वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी क्या, हरित लवक में क्यों करते हैं। पूछ रहा है क्यों करते हैं उस जगह पे, क्योंकि मान लीजिए आप अगर कहीं जाने वाले होंगे तो आप वहीं जाइएगा जहाँ पे कोई वस्तु मिलने वाला होगा। बात समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई सामान ही खरीदना होगा तो आप उसी जगह पर जाइएगा ना जहाँ पर वो सामान मिलेगा, जिस जगह पर मिलेगा। उसी प्रकार समझिए कि जो हरित लवक होता है यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल रहता है, चूँकि जानते हैं कि पेड़ पौधा को खाना बनाने के क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, कार्बन चाहिए।
क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ना, यानी हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक प्रकार के घर होता है, उसी में क्या होती है, चारों चीज़ें का इकट्ठा होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होते हैं। और पेड़ पौधे में जानते हैं, पेड़ पौधे जो पत्तियां होती है प्रकाश को क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में अंदर ले जाते हैं। तो याद रखिएगा, हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा बदलने की क्षमता रखता है। कौन रखता है क्षमता, याद रखिएगा, हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, सॉरी, हरित लवक में क्या रहता है, क्लोरोफिल, हरित लवक में क्या रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है। तो हरित लवक में क्लोरोफिल रहता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, याद रखिएगा। तो वही कह रहा है कि हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा बदलने की क्षमता रखता है, इसीलिए क्या होता है, आदि से अंत तक क्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। 10 नंबर लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों को होना आवश्यक है। मैं नहीं बताया था ना, जल की आवश्यकता है, कार्बन की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, सूर्य की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। फिर लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। चूंकि सबसे बेहद सिंपल, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आपके लिए बेहतर है कि जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो करे कार्बन कहाँ से लेते हैं, तो कार्बन वायुमंडल से लेते हैं। आप ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो आप भी ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं। जो भी हम छोड़ते हैं ना, सब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन छोड़ते हैं। पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये जो छोड़ता है ना, हम छोड़ते हैं चाहे पेड़ पौधा छोड़े, ये सारा जो गैसें हैं ये सारा चला जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल के माध्यम से हम दोनों जीव क्या करते हैं, गैस को लेते हैं और देते रहते हैं। कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। कवक और जीवाणु, याद रखिएगा, कवक आपने देखा होगा, कवक को गोबर छाता के रूप भी कहा जाता है, जो कि मशरूम की तरह होता है। देखिएगा कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ना कोई जीव ऐसा होता है जहाँ पे मर जाते हैं, तो वहाँ पे कवक क्या होता है, मरे हुए जीवों के स्थान पे क्या होता है, जो वहाँ के अवशिष्ट होते हैं जीव का तरल पदार्थ, वो तरल पदार्थ क्या करते हैं, तरल पदार्थ के जगह पे ही, यानी जहाँ जिस जगह पे जिस स्थान पे जीव मरा होता है वहीं पे कवक निकल जाते हैं। कवक जो होता है मशरूम का जैसा ही होता है, मशरूम नहीं होता है, जिसे गोबर छत्ता के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है कवक के अंदर या जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखिए जिन जीव के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा ना, वही क्या करेंगे, वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, इतना बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा है 13 के, पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है। पोषण के दृष्टि से अमीबा और पैरामीशियम प्राणी समपोषण है बाबू, क्या बाबू, प्राणी समपोषण। याद रखिए, पोषण की दृष्टि की मैंने बताया था, ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। तो वही करेगा लास्ट वाला जो होता है ना, ये घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। चूंकि ये कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव में क्या करते हैं, भोजन विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 का, मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य अंगों में बांटा होता है। जो मनुष्य का आहार नल होता है, कह रहा है कि कौन कौन से मुख्य अंगों में बटा होता है। लिखा है, देखिए आहार नल का अर्थ याद रखिएगा, आहार नल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। चूंकि हमारा मुंह से शुरू होकर मल द्वार तक जाता है, चूंकि मुंह से लेकर इंड यानी मल द्वार तक की पूरी की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। कह रहा है कि मुख्य गुहा यानी कि आहार नल में कौन कौन से मेन हिस्से होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। उसी में देखिए पहला होता है मुख, क्या लिखा है, मुख गुहिका। मुख गुहिका मतलब होता है मुंह हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मलाशय हो गया, मलद्वार। मलद्वार जो होता है सबसे इंड में, मलद्वार उसी को कहते हैं। मलाशय में क्या होता है, देखिए मलद्वार से मल निकालने की क्रिया होती है, और मलाशय में क्या होता है, मल इकट्ठा होता है ना। बड़ी आंत जो होता है, छोटी आंत के ऊपर होता है, लंबा सा लेयर होता है। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई होती है कितना 2.5 सेंटीमीटर। लिखा है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखिए। जो ग्रसनी होता है ना, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है, और कंठ द्वार के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है, कंठ द्वार के माध्यम से भोजन जाता है कहाँ, सॉरी निगल द्वार से तो भोजन हो जाएगा, वो कंठ द्वार से क्या, तुम जो भी चीज़ बोलते हैं ना, जो भी चीज़ साउंड, जिस समय मैं आपके सामने कोई बात रख रहा हूँ, मैं बात अब समझा रहा हूँ, तो ये आवाज़ क्या हो रहा है, कंठ द्वार से। याद रखिएगा, ग्रसनी में 2 ही छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार जो भोजन जाने का रास्ता होता है, जब भोजन करते हैं तो कंठ द्वार क्या होता है, ढक जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ ना तो कंठ द्वार ओपन है, लेकिन जब मैं भोजन करूँगा तो क्या होगा, कंठ द्वार ढक जाता है, निगल द्वार खुला रहता है। तो निगल ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निगल और कंठ। आगे लिखा है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आहार नल किस भाग में शुरू होता है। मनुष्य के जो मान लीजिए खाना ना खाते हैं मनुष्य,
करे पाचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग में शुरू हो जाता है? तो मुख गुहा में। मुख गुहा क्या होता है? जैसे मैंने अब भोजन को मैंने जब मुंह मोलूंगा तो भोजन को लेने पर क्या करूँगा? चबाएंगे ना। समझिए कि जब चबाएंगे तो पचना, यहीं से हम खाना को क्या किए, खाना को थोड़ा बारीकी में तोड़ दिए, तो यहाँ से क्या होता है? शुरू हो जाता है। ठीक है ना। आगे लिखे हैं क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर लिखा है 17 कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं ना, तो करेंगे आहार नाल कौन सा ऐसा भाग है जो पचे हुए भोजन का क्या करता है? अवशोषण करता है। छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। ठीक है ना। क्लोरोफिल वनरक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होता है हरित लवक में, हरित लवक पत्तियों में। चूंकि आप एक पत्ती देखे होंगे ना, मैं आपको भी दिखा दूँ यहाँ पे। ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको को। मान लीजिए ये आपका एक प्रकार के पत्ती है। ठीक है ना। ये क्या है? पत्ती है। आपको दिख रहा होगा ना पत्ती, क्लियरली है। ये देखिए पत्ती आपके सामने है। तो मान लीजिए जो पत्ती है, तो ये पत्ती क्या करते हैं, इनके अंदर होता है क्या चीज़? इनके अंदर होता है क्या बाबू? इनके अंदर होता है आपका, यहाँ पे देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। और पत्ती के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। याद रखिएगा पत्ती के अंदर क्या मिलेंगे? ये रेड रेड दिख रहा है ना आपको, समझिए एक प्रकार दिखाया गया ना। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं पत्ती के अंदर, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होती है। ये बात याद रखिए। ठीक है ना। ये पत्ती के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर किस में? तो कह रहा है कि क्लोरोफिल वनरक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट कहिए या हरित लवक कहिए, याद रखिएगा दो नाम है। क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में। लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। आगे चलेंगे, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता का अर्थ होता है कि जो जीवों को क्या करे? अपघटित कर दे। देखिए कोई जानवर कहीं मर जाता है, या कोई पेड़ पौधा कहीं कट के गिर जाता है, या कोई जीव ही ना होता है कहीं पे गिर जाता है मरकर, तो वहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे बारीक छोटे छोटे जीव आते हैं जो क्या करते हैं? उस जीव को अपघटित करते हैं। तो उसी को कहते हैं मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटन करते हैं, यानी कि उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। लिखा है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? मान लीजिए कि जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करेंगे वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं पोषी। गोबर छत्ता मैंने भी समझाया था ना, गोबर छत्ता को क्या बोलते हैं? कवक के भी नाम से जाना जाता है गोबर छत्ता को। लिखा है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता, मैंने इसके पहले इस कई बार बातों को दोहरा चुका हूँ कि गोबर छत्ता जो होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कवक जो होते हैं, कवक क्या करते हैं? कवक वैसे जगह पर उत्पन्न होते हैं, वैसे जगह पर जन्म लेते हैं जहाँ पे क्या होता है? कोई जीव जंतु मर जाता है। जीव जंतु में जरूरी नहीं है कि हम आप चाहे जानवर ही होंगे, कोई पेड़ पौधा चाहे गाय का जो गोबर फेंकते हैं ना, वो भी देख पाएगा, समझिए कि जीव का ही अपशिष्ट है ना। तो ऐसे जगहों पे यानी समझिए कि सबसे ना होता है कि खराब जगह पे, यानी कि मृत जगहों पे निकलने वाला काम करते कौन? गोबर छत्ता। इसीलिए गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण है बाबू? तो मृत जीवी पोषण करता है, यानी मृत जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है। पतियों का कौन सा अंग ऑक्सीजन युक्त वायु का प्रवेश करते हैं? पतियों में मौजूद रंध्र, याद रखिएगा पतियों में क्या करते हैं? रंध्र होते हैं। वो रंध्र क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेने या छोड़ने। देखिए पेड़ पौधा के अंदर दो क्रिया होती है। बहुत ही कम पेड़ पौधा होंगे जो कि ऑक्सीजन एनी टाइम छोड़ते हैं। चूंकि जैसे में पीपल हो गया आपका, ठीक है ना, बरगद हो सकते हैं, नीम हो सकते हैं, तुलसी हो सकती है। ये पौधे जो हैं समझिए कि आपका 24/7 इसमें सबसे टॉप पे आता है। जानते हैं क्या? तुलसी का पौधा। तुलसी का जो पौधा होता है ना, वह समझिए कि 24/7 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटा कार्बन लेता है। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो दिन में क्या करते हैं? जब तक प्रकाश संश्लेषण करेंगे ना, जब तक धूप रहेगा तब तक ऑक्सीजन देंगे, लेकिन जैसे ही रात होगा वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, कार्बन देना शुरू कर देते हैं, मतलब शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। इसे रात के समय में वैसे पेड़, ये 4 गो जो बोले हैं ना अभी हम, जैसे मैं हो गया तुलसी का, हो गया बरगद का, हो गया पीपल का या नीम का, 4 पेड़ को छोड़कर किसी पेड़ के नीचे रात में नहीं सोया जाता। क्यों? क्योंकि वो भी कार्बन छोड़ेगा, अभी कार्बन छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तब आपको बीमार पड़ने की संभावना हो जाती है। तो पेड़ पौधों को पत्तियां में रंध्र होते हैं, रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं। उसी के माध्यम से क्या करते हैं? पेड़ पौधा जो होते हैं
अपना गैस का आदान प्रदान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कितना पे 24 में। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? जंतुओं को क्या कहा जाता है? जंतु जो होते हैं पोषण की दृष्टि से आते हैं क्या चीज? प्राणी समभोजी आते हैं, ठीक है ना। 25 नंबर लिखा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? अमीबा में जो होता है भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रसधानी में होता है, ठीक है। लिखा है मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? पाचन मतलब देखिए हमारे अंदर जो होता है ना भोजन को पचने के लिए पाचन तंत्र, तो वही पूछ रहा है ना, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य के जीभ के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? हमारे जीभ जो है ना, हमारा चाहे आपका भी जीभ हो सकते हैं, सब थोड़े हमारा ही सिर्फ होगा, हम सभी जीवों का यानी कि कह सकते हैं मानव जो है ना, मानव के अंदर चूंकि स्वाद जो होता है, कोई भी चीज़ खाते हैं मीट तीत जो भी जैसे भी लगे, तो कह रहा है कि स्वाद कलिया होती है जीभ के ऊपर जो अंकुर के रूप में होती है। किसके रूप में बाबू? अंकुर का। आप उस जीभ पे टच कीजिएगा हाथ के माध्यम से, उस पर खूब कुछ रुखरापन एहसास होगा, फील होगा, तो उसी को कहते हैं क्या चीज़? स्वाद कलिया, यानी स्वाद कली भी कहा जाता है। लिखा है कि मुख गुहिका से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख गुहिका से भोजन कहाँ पहुँचेगा? यानी हमारा मुंह जो है, मुंह में जब हम भोजन को चबा लेंगे, कह रहे कि यहाँ से भोजन कहाँ पहुँचेगा? तो आपको खुद पता है कहाँ पहुँचेगा। लिखा है ना ग्रास नली यानी घेंट से होते हुए कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा, जाहिर सी बात है, कंठ द्वार में जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी दो भाग में जुड़ा होता है, कंठ द्वार निगल द्वार। कंठ द्वार में क्या होता है? कंठ द्वार को भोजन निगलते समय कंठ द्वार धो जाता है, तो वही लिखा है ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा है 29 कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली प्रक्रिया सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? कर्मकुंचन। देखिए हमारी जो ग्रास नली है ना, तो क्या होता है कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? सिकुड़न और फैलाव होता है। चूंकि देखिए जब हम भोजन को निगलेंगे ना, तो क्या करेगा, जैसे जैसे भोजन हमारे घेंट से होते हुए नीचे बढ़ेगा, तो नीचे वाला जो होता है ना हमारा ग्रास नली, वो फैलता जाएगा, ऊपर से क्या होगा? सिकुड़ता जाएगा। आपने जब किसी रबर में कोई वस्तु डालते हैं, देखेंगे रबर क्या होता है, जहाँ पे वस्तु रहता है ना वहाँ पे क्या होता है? रबर फैल जाता है। और जहाँ से वस्तु प्रवेश कर चुका होता है, वो रबर पहले के शेप में यानी पहले के आकार में आता है। उसी तरह क्या होता है हमारा जो होता है ना ग्रास नली यानी घेंट जो होता है, यहाँ से घेंट पूरा जाता है अमाशय तक, तो ये क्या होता है? उसमें होता है क्या चीज़? सिकुड़न और फैलाव होता है। उसी को क्या कहते हैं? कर्मकुंचन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको बेहतर से। अगर चैनल पे नए होंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम की तैयारी को चाहते हैं बेहतर करना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास एजुकेशन वर्ल्ड एजुकेशन क्लासेज 7857 को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर लेसन का बारीकी से आपके क्वेश्चन मिल सके। 30 नंबर लिखा है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित? मान लीजिए भोजन जो करते तो भोजन में बहुत सारे प्रकार की प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट सब होते हैं, तो कह रहे भोजन में जो होता है ना प्रोटीन को पेप्टीन का लिखा है, पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर खाना खाते हैं तो उसके अंदर खाना के अंदर प्रोटीन है, कह रहा है प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो उसका नाम क्या है? पेप्टिन यानी पेप्सिन। पेप्सिन ये क्या करता है? पेप्सिन ये एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। क्वेश्चन लिखा है आपका 31 नंबर के आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? देखिए आहार नल के नहीं पूछा, आहार नल के भाग पूछा। आहार नल की लंबाई पूछता ना अगर तो 8 से 10 मीटर पूछ रहा है ना, 8 से 10 मीटर होता है, लेकिन ये करें आहार नल में एक भाग होता है। आहार नल का पूछा है ना, आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नल में एक भाग होता है जिसकी लंबाई 6 मीटर होता है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, उसे कहते हैं छोटी आंत। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ दे आहार नल की लंबाई कितनी होती है यानी मुंह से लेकर मल द्वार तक, उसकी होती है लगभग 8 से 10 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे आहार नल के कौन सा हिस्सा कौन सा अंग सबसे लंबा होता है, उसे कहते हैं छोटी आंत जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। तो 32 नंबर लिखा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? देखिए बेहतर क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। क्या है बाबू? यकृत यानी लीवर कह सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन चलते हैं कितना 33 नंबर लिखा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया जो होती है सबसे अधिक पूर्ण कहाँ होती है? तो पाचन की क्रिया मान लीजिए हम भोजन करते हैं तो कहाँ होता है? अमाशय से होते हुए जाता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, तो कह रहे हैं पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ है, पूरा समाप्त कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। अगर लिखा है 34 नंबर छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? देखिए छोटी आंत होता है ना
और बड़ी आंत, चूंकि जानते हैं कि दो को चीज़ को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत, जब छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ेगा तो कह रहा है दोनों के बीच में जो जोड़ है ना, छोटी आंत जुड़ रहा है बड़ी आंत जुड़ रहा है, दो का मुंह बनेगा ना छोटी आंत बड़ी आंत का। तो कह रहा है जब दोनों आपस में टच हो तो बीच को क्या कहते हैं, बीच पे जो नली है उस नली को क्या कहते हैं, नहीं लिखा है ना, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। याद रखिए छोटी आंत और बड़ी आंत के जो होते हैं ना जोड़ पर अवस्थित होते हैं नली, उसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पे कहाँ संचित रहता है। अपचा जो भोजन होता है अस्थायी तौर पे कहाँ संचित रहता है, आंसर होगा कहाँ बाबू, मलाशय में। कहाँ होता है वो, मलाशय में। यानी मान लो कोई भोजन करते हैं, भोजन छोटी आंत से पूरा पूर्ण पाचन पूर्ण हो गया, फिर खाना नहीं पचा तो कहाँ जाएगा वो, मलाशय में क्या होगा, अपचा भोजन स्थायी तौर पे वहाँ पे संचित इकट्ठा रहता है और धीरे धीरे क्या होता है वो भोजन मल के माध्यम से मल द्वार से बाहर निकलता है, धीरे धीरे ही, नहीं कि एक बैग नहीं, क्योंकि आप ये सब चीज़ को फील कर सकते हैं, आप स्टूडेंट है। चलिए इसी पे ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को 35 हो गया, इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए एजुकेशन क्लासेस 7857 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए अपडेट, नए नए वीडियो बोर्ड से रिलेटेड जो भी होगा सब आपके लिए आपके यूट्यूब पे डाला जाएगा और आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।